कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारे यूनिट 1 के थ्योरी के क्वेश्चन और यूनिट 1 में से कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स एग्जाम में। वो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा सकती हूँ जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगी, बट उनके आंसर्स अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप लोग उनकी एग्जाम्पल्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपको लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर में जो भी यूनिट 1 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं वो मैं दिखाऊंगी और थ्योरी तो मैं आपको प्रॉपरली डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो बाद में मत बोलना कि दीदी ने वीडियो में प्रैक्टिकल्स नहीं दिखाए। मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, जिनको थ्योरी करनी है वो वीडियो पूरी देखें, जिनको प्रैक्टिकल करनी है वीडियो के एंड में जाके आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ, आप उसको देख लीजिए जो लास्ट 3 इयर्स में आए हैं बट उनके आंसर्स नहीं होंगे उसमें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग ऑल्सो एक्सप्लेन करनी है इसके स्टेप्स क्या है, इसको अप्लाई करने में स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। गाइज स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो एक बात क्लियर कर दूं, प्लीज़ कॉपी पेन लिख के बैठें, क्वेश्चन को नोट करें, आंसर के मेन पॉइंट्स को ज़रूर लिखें ताकि आपको पेपर के टाइम रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग एक कोस्टिंग का मेथड है जहाँ पे हम कोस्ट को, वेयर द कोस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट या किसी भी तरह की सर्विस को देने की कोस्ट को हम मेजर करते हैं इस बेस्ड ऑन द एक्टिविटी कि किन एक्टिविटीज़ के बेस पे कोस्ट हमारी यूज़ हुई है। हर एक्टिविटी की कोस्ट होती है, मतलब एक प्रोडक्ट को जब हम डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो जो भी प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट निकलता है, ईच एक्टिविटी की कोस्ट होती है। ईच एक्टिविटी हैज़ अ कोस्ट एंड प्रोडक्ट को, उस कोस्ट को चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू कितना उस प्रोडक्ट ने उस एक्टिविटी को यूज़ किया। सिंपल वर्ड्स में बोलें, इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग टोटल एक्सपेंसिव इक्वली टू ऑल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि हम टोटल एक्सपेंसिव इक्वली सभी प्रोडक्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि किस प्रोडक्ट ने ज़्यादा एक्टिविटीज़ को यूज़ किया है, उसको उसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। जिसने जितनी एक्टिविटीज़ को यूज़ किया है, जितना लंबा प्रोसेस, जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल जिस पे लगा है, उतनी ज़्यादा उस पर कोस्ट चार्ज होगी। मेन पर्पज़ क्या है इसका कि रियल और एक्यूरेट कोस्ट निकालनी ईच प्रोडक्ट एंड ईच सर्विस की। आई होप इट्स क्लियर है। डेफिनेशन क्या है? एक्टिविटी कोस्ट बेस्ड कोस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग जो है वो एक मेथड है जो असाइन करता है ओवरहेड कोस्ट टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्टिविटी। जितनी भी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लगी हैं, उसके बेस पे उसकी कोस्ट को असाइन किया जाता है उस प्रोडक्ट को कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी इतनी कोस्ट लगी। अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व इन अप्लाइंग एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में स्टेप्स बताए गए हैं। पहले, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट ऑल एक्टिविटीज़। फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड आउट करो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक प्रोडक्ट को बनाने में, यानी कि क्या डिटेल्ड प्रोसेस होता है। पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर प्रोडक्शन, जैसे भी उसका डिटेल्ड प्रोसेस है, कितनी एक्टिविटीज़ लगती हैं। ठीक है, एग्जांपल दी है, पहले हमें मशीन को सेट करना पड़ता है, फिर हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट को असेंबल करना पड़ता है, क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, पैकेजिंग करनी पड़ती है। सभी एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बनाओ। एक्टिविटीज़ आर द स्मॉल टास्क जो कि हम प्रोडक्शन के दौरान करते हैं, तो हमें उन सभी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनानी है, सबसे पहला स्टेप। सेकेंड, ग्रुप करना है एक्टिविटीज़ को इन एक्टिविटी कोस्ट पूल। जो भी सिमिलर एक्टिविटीज़ होंगी उनको एक एक्टिविटी पूल में कंबाइन कर देना है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़, ग्रुप सिमिलर एक्टिविटीज़ टुगेदर इन एक्टिविटी पूल। जो एक्टिविटी पूल है उनमें सभी एक्टिविटीज़ को टुगेदर कर देना है। ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मशीन सेटअप, उनको एक ग्रुप में कर देना है। ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इंस्पेक्शन, उनको दूसरे ग्रुप में कंबाइन कर देना है। ये जो ग्रुपिंग है हमें कोस्ट को कैलकुलेट करने में ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, सेकंड स्टेप क्लियर है। ग्रुप एक्टिविटी इनटू एक्टिविटी कोस्ट पूल, जो उसका पूल है उसमें उसकी एक्टिविटीज कंबाइन कर देनी। थर्ड, आइडेंटिफाई कोस्ट ड्राइवर्स फॉर ईच एक्टिविटी। फाइंड आउट करो वट फैक्टर या रीज़न, कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से हमारी ईच एक्टिविटी की कोस्ट इंक्रीज हो रही है। इसको बोलते हैं कोस्ट ड्राइवर, कि किसकी वजह से कोस्ट इंक्रीज हो रही है या ड्राइव हो रही है तेजी से। ठीक है, कोस्ट क्यों बढ़ी, कोस्ट के बढ़ने का रीज़न क्या है, कौन सा फैक्टर है, उसको फाइंड आउट करो। आइडेंटिफाई करो कोस्ट ड्राइवर ईच एक्टिविटी, किस एक्टिविटी की वजह से हमारी कोस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। एग्जाम्पल, मशीन सेटअप करने से नंबर ऑफ सेटअप इस कोस्ट ड्राइवर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सेटअप हुए, कोस्ट ड्राइवर है। फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन, कितनी नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस हुई या मटेरियल को हैंडल करते हुए वेट या नंबर ऑफ मटेरियल जो है वो है हमारा कोस्ट ड्राइवर। तो कोस्ट ड्राइवर शो करता है द रीज़न वाई द कोस्ट चेंज, क्यों हमारी कोस्ट चेंज हो रही है। ठीक है, कोस्ट ड्राइवर आई होप क्लियर है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है टोटल कोस्ट फॉर ईच एक्टिविटी। आपको टोटल एक्सपेंसेस, टोटल कोस्ट कनेक्ट करनी है ईच एक्टिविटीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मशीन को सेटअप करने की कोस्ट आई 50,000, so this is the total cost for that activity. क्वालिटी इंस्पेक्शन की कोस्ट आई 30,000, so this is the total cost for inspection activity. ठीक है, जो हमने ग्रुप्स बनाए उसकी टोटल कोस्ट इतनी आई, ईच एक्टिविटी की कोस्ट 50,000 आई। तो ये स्टेप आपको फुल कोस्ट, एक एक्टिविटी पूल की फुल कोस्ट बता देगा कि इतनी आई। उसके बाद आपको एक्टिविटी का रेट निकालना है, यानी कि नाउ फाइंड आउट द कोस्ट पर यूनिट, कि पर यूनिट कोस्ट कितनी आई। कोस्ट ड्राइवर तो हमने देख लिया कि कोस्ट कौन इंक्रीज करता है, कोस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट करो। फॉर्मूला क्या है? एक्टिविटी रेट निकालना है। जो भी टोटल कोस्ट ऑफ एक्टिविटी आई है उसको टोटल यूनिट ऑफ कोस्ट ड्राइवर, यानी कि जैसे देखो एग्जांपल, मशीन सेटअप करने की कोस्ट आई 50,000 और टोटल नंबर जितने हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए 100, तो
मशीन को सेटअप करने की कॉस्ट, एक्टिविटी कॉस्ट 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल जितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 100, 500 पर सेटअप की कॉस्ट हमें आ रही है, एक्टिविटी रेट इज़ 500। तो एक्टिविटी रेट हमें बताएगा हाउ मच 1 यूनिट ऑफ एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है, मतलब 1 यूनिट ऑफ एक्टिविटी की कॉस्ट हमें कितनी आ रही है। उसके बाद अब हम उस कॉस्ट को, जो हमने ऊपर 500 पर सेटअप निकाली, उस कॉस्ट को हर प्रोडक्ट को असाइन कर देंगे कि 500 पर प्रोडक्ट ईच कॉस्ट आई है। नाउ असाइन द कॉस्ट टू ईच प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कि कितनी एक्टिविटीज़ का वो यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल इफ एक प्रोडक्ट है जिसको सिर्फ 10 मशीन सेटअप्स की ज़रूरत है, अभी हमने ऊपर मशीन सेटअप की निकाली, तो मशीन सेटअप पर यूनिट 500 निकला, तो 10 मशीन सेटअप्स के लिए 500 इंटू 10 5000 असाइन किया जाएगा मशीन सेटअप के लिए। सिमिलरली हम अदर एक्टिविटीज़ और प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। सो प्रोडक्ट्स दैट यूज़ मोर एक्टिविटी, उनको ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। एट द लास्ट कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी कि ऑल एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को असाइन करो ईच प्रोडक्ट की। ऑल्सो एड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू गेट द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे कि एक्टिविटी की कॉस्ट है 10,000, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 20,000, लेबर कॉस्ट है 15,000, तो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट 45,000। तो दिस इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जांपल दी गई है। सपोज करो कंपनी के 2 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए ज़्यादा मशीन सेटअप्स का यूज़ कर रहा है, इंस्पेक्शंस का यूज़ कर रहा है, और प्रोडक्ट बी कम सेटअप्स का और कम इंस्पेक्शंस का यूज़ कर रहा है। सो अंडर एबीसी प्रोडक्ट ए को ज़्यादा कॉस्ट चार्ज की जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ को यूज़ कर रहा है, और प्रोडक्ट बी को कम चार्ज की जाएगी, फेयर रखा जाएगा। तो एबीसी जो आपकी थ्योरी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये गिव करे आपको क्या देगी, फेयर और करेक्ट कॉस्ट मेथड ईच प्रोडक्ट के लिए, कि जिसके हिस्से की जितनी कॉस्ट है उसको उतनी ही चार्ज करनी है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट देती है, करेक्ट सेलिंग प्राइस फिक्स करने में मदद करती है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करती है, बेटर कंट्रोल देती है और ओवरहेड कॉस्ट। अब फाइनल क्विक टेबल समरी है जो आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, जो हमने क्वेश्चन में ओवरऑल किया। ठीक है, जो भी इसके हमने स्टेप्स किए ना कि क्या स्टेप्स हैं कॉस्ट को ऑर्गेनाइजेशंस में आइडेंटिफाई करने के। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अपनी एक्टिविटीज़ को, फाइंड करो ऑल एक्टिविटीज़ जो भी डन हो रही हैं, फिर उनको ग्रुप करो एक्टिविटीज़ को, मेक ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़। थर्ड, कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करो, फाइंड करो टोटल कॉस्ट को। फिफ्थ, एक्टिविटी रेट निकालो। सिक्स, असाइन करो कॉस्ट टू द प्रोडक्ट, मतलब असाइन कर दो जिसकी जितनी कॉस्ट। एंड लास्ट, फाइंड टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। तो यही 7 स्टेप हमने पूरे क्वेश्चन में किए हैं, जिसको आप लोग एज अ समरी अपनी कॉपी पे क्वेश्चन के नीचे नोट कर सकते हो। आपको पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपने मुझसे समझ लिया, आंसर में आप लोगों को ये स्टेप्स अपनी कॉपी पे और इसका मीनिंग अपनी कॉपी पे लिख लेना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है और उसके स्टेप्स की हेडिंग्स क्या है। आई होप इट्स क्लियर। सेकंड क्वेश्चन 2023 2 और 1 में आया है। पहले तो एक्सप्लेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जैसे मतलब 3 पॉइंट्स बना के उसमें एक टॉपिक डाल देते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में तो आपका ऊपर वाला आंसर ही सारा लिखा जाएगा, जो भी आपको जितना सफिशिएंट लगे लिख दीजिएगा। सेकंड, इंटरफर्म कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, डिफरेंट बिटवीन जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, सारा हम लोग आगे देखेंगे। पहले है इंटरफर्म कॉस्टिंग। इंटरफर्म कॉस्टिंग मीन्स कंपेयर करना द कॉस्ट and the performance of 2 or more different firms that are making similar products या provide कर रही हैं similar services। इंटर फर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि कॉस्ट और परफॉर्मेंस को कंपेयर करना 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फर्म्स की जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें, व्हेन वी चेक हाउ मच मनी डिफरेंट कंपनीज आर स्पेंडिंग टू मेक द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि कितनी मनी 2 डिफरेंट कंपनी स्पेंड कर रही हैं एक ही तरह को प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको कंपेयर करना, इसको बोलते हैं इंटर फर्म कॉस्टिंग। इसका पर्पस क्या है कि फाइंड आउट करना विच कंपनी इज मोर एफिशिएंट, कौन सी कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आइडेंटिफाई करना किसकी गुड प्रैक्टिसेस हैं जो दूसरी फर्म फॉलो कर रही है। टू हेल्प कंपनीज कंट्रोल एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये कंपनीज को हेल्प करेगी कि आप अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ये हेल्प करेगी आपकी बेंचमार्किंग में, ये आपको एक हेल्थी कंपटीशन क्रिएट करने में मदद करेगी, और ये हेल्प करेगी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की कि भाई आप रेगुलेट कर सकते हो प्राइजेस को अगर आपको ज़रूरत है। एग्जाम्पल दी गई है, सपोज 2 कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी, दोनों ही बिस्किट्स बनाती हैं, बट कंपनी ए स्पेंड कर रही है 5 रुपीज़ पर पैकेट, बट कंपनी बी उसी पैकेट को बनाने में 6 रुपीज़ स्पेंड कर रही है। बाय यूजिंग इंटरफर्म कॉस्टिंग हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि क्यों कंपनी बी की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, हाउ कंपनी ए अपने पैसों को सेव कर रही है, और कहाँ पे कंपनी बी को खुद को और इम्प्रूव करना चाहिए। दैट इज इंटरफर्म कॉस्टिंग जो आपकी मदद करेगी। स्टेप्स क्या है इंटरफर्म कॉस्टिंग के? पहले तो आपको डाटा को कलेक्ट करना है फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स, लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, ओवरहेड्स क्या है। फिर आपको एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है ईच फर्म की, कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की क्या कॉस्ट आ रही है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या डिफरेंस है, क्या रीजन है इनकी कॉस्ट में डिफरेंट होने के, सजेशंस देने हैं, देन उनको इंप्रूवमेंट के कि आप कैसे अननेसेसरी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर हम इंटर फर्म कॉस्टिंग करते हैं तो बेनिफिट्स क्या हैं? आपको फर्म को मदद करेगी मोर कॉम्पिटिटिव होने में, आपकी कॉस्ट कंट्रोल होगी, इनकरेज करेगी आपको नई नई चीज़ें सीखने में, अडॉप्ट करने में, हेल्प करेगी आपको प्राइसिंग के डिसीजन लेने में, हेल्प करेगी स्मॉल फर्म्स को लर्न फ्रॉम बिग फर्म ताकि आप बड़ी फर्म से सीख सको। और क्वेश्चन की कंक्लूजन क्या है?
इंटरफर्म कॉस्टिंग दी गई है, आप लोग इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो क्वेश्चन में था, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होता है? बैच कॉस्टिंग एक मेथड है कॉस्टिंग का जहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ ग्रुप बैच ऑफ सिमिलर आइटम्स इज फाउंड टुगेदर। बैच कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग जहाँ पे टोटल कॉस्ट किसी भी ग्रुप या बैच को बनाने की जो भी टोटल कॉस्ट आती है सिमिलर आइटम्स की, उसको टुगेदर देखते हैं। द कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडेड द टोटल बैच कॉस्ट। जितनी टोटल बैच कॉस्ट होगी पर यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए आप उसको उससे डिवाइड करोगे। सिंपल वर्ड्स में, व्हेन मेनी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट्स आर मेड टुगेदर एट द सेम टाइम, तो हम उसकी टोटल कॉस्ट फुल ग्रुप की फाइंड आउट करेंगे और उसमें से एक आइटम की कॉस्ट निकालेंगे। एक आइटम की कॉस्ट निकालने के लिए हम उसको उसमें से डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड बैच कॉस्टिंग। वेयर इज बैच कॉस्टिंग यूज? शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, टॉयज मेकिंग में, गारमेंट्स में, ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स में जहाँ पे ब्रेड, केक, मतलब एक ही चीज़, इन्हीं से ये प्रोडक्ट एक ही चीज़ से बनना है। फार्मास्यूटिकल्स में। तो फीचर क्या है बैच कॉस्टिंग के? प्रोडक्ट्स आर सिमिलर एंड मेड इन लार्ज नंबर्स। ऑल आइटम्स एक बैच में है तो उनको एक 1 यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं फॉर कॉस्टिंग पर्पस। सेपरेट कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है ईच बैच के लिए और कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना ईजी रहता है। हाउ बैच कॉस्टिंग वर्क? ये कैसे वर्क करता है? डिसाइड करो कि बैच का साइज क्या होगा। एग्जाम्पल 500 टॉयज, 1000 बिस्कुट या 200 शूज़। तो ये आपने डिसाइड कर लिया बैच का साइज। अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो। एड अप द कॉस्ट ऑफ मटीरियल, लेबर, मशीन टाइम एंड अदर एक्सपेंसिस। होल बैच का यूज़ करते हुए आप इसको एडअप करो। फाइंड करो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी। टोटल बैच कॉस्ट को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपकी टोटल जो कॉस्ट पर यूनिट है निकल आएगी। फॉर्मूला दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट का, टोटल कॉस्ट ऑफ बैच, नंबर ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है बेकरी की। बेकरी बैच बना रही है 1000 बिस्कुट्स का। टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोर, शुगर, ये सारी दी गई है 10,000। कॉस्ट पर बिस्किट आपको निकालनी है तो आपको 10,000 की कॉस्ट है, जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है मटेरियल वगैरह की, और 1000 बिस्किट्स आप बना रही हो, यानी कि 10 रुपीज़ पर बिस्किट आपको कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। एडवांटेज दिए गए हैं कि इसको कंट्रोल करना ईजी होता है। लार्ज प्रोडक्शन को कॉस्ट पर यूनिट इज लोअर, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बल्क में हम लोग कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में मदद करती है और वेस्टेज कहीं ना कहीं इससे रिड्यूस होती है। इसकी भी कंक्लूजन दी गई है डी फॉर्म, जो क्वेश्चन में था। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होती है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मीन्स दैट डिफरेंट कंपनीज यूज द सेम कॉस्टिंग मेथड, सेम कॉस्ट फॉर्मेट या सेम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। जब मैनी कंपनीज मेकिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज या फॉलो कर रही हैं वो सेम टाइप ऑफ अकाउंटिंग की कॉस्ट की कैलकुलेट करने के सिस्टम को, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होती है? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में, शुगर इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इसको यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के फीचर क्या है? सेम कॉस्टिंग का मेथड सभी कंपनीज में यूज किया जाता है। सेम टाइप ऑफ कॉस्ट शीट या अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। ईजी रहता है इसके थ्रू कंपैरिजन करना, क्योंकि सभी लोग सेम चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मेथड का यूज़ कर रहे हैं। प्राइजेस को फेयरली फिक्स करने में ये मदद करती है और ये स्पेशली यूजफुल होती है स्मॉल फर्म्स के लिए टू लर्न फ्रॉम बिग फर्म्स, कि आप कैसे उनसे सीख सकते हो। पर्पस क्या है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का? कि फेयर कंपैरिजन रहे, एफिशिएंसी और इंप्रूव हो, कॉस्ट कंट्रोल हो, रीजनेबल प्राइसिंग को आप फिक्स कर पाओ, अनफेयर कंपटीशन को रिड्यूस करती है और स्मॉल कंपनीज अपने आप को इंप्रूव कर सकती हैं बेस्ट मेथड्स के थ्रू। एडवांटेज क्या है? ईजी कंपैरिजन, फिर से वही बातें लिखी हुई है यहाँ पे। अगेन इसकी एक एग्जांपल दी गई है। सपोज करो कि 10 डिफरेंट शू कंपनीज हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि वो कैलकुलेट करेंगे उनकी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट को सेम वे से। यूज़ द सेम फॉर्मेट फॉर देयर कॉस्ट शीट। फॉलो करेंगे सिमिलर रूल्स चार्ज करने के लिए डेप्रिसिएशन को। अब क्या होगा? जब वो एक दूसरे से अपनी कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो वो क्लियरली देख पाएंगे कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कंडीशंस क्या है? कंडीशन नीडेड फॉर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। कंपनी शुड बी विलिंग टू कॉपरेट। कंपनी खुद से अपनी मर्जी से कॉपरेट करने के लिए अगर तैयार है तभी। दे शुड बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री। उनको सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करना चाहिए। दे शुड एग्री टू यूज सिमिलर मेथड। उनको एग्री करना चाहिए। अब ट्रेड एसोसिएशन और इंडस्ट्री बॉडी कैन गाइड देम। ट्रेड एसोसिएशन उनको गाइड कर सकता है। और इसी के साथ इसकी कंक्लूजन भी। नेक्स्ट टॉपिक जो क्वेश्चन में था, डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्ट आर असाइन टू अ स्पेसिफिक जॉब या ऑर्डर, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट आर असाइन टू अ बैच, यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप कह सकते हो प्रोडक्ट्स, ठीक है। और प्रोसेस कॉस्टिंग, जो प्रोडक्शन के दौरान जो स्टेजेस होती हैं, कॉस्ट आर असाइन टू प्रोसेसेस। जब प्रोडक्शन हो रही होती है किसी प्रोडक्ट की तब कॉस्ट जो असाइन की जाती है, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस के दौरान। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, जॉब कॉस्टिंग में कस्टम और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। बैच कॉस्टिंग में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, बल्क में बनते हैं, मेड इन ग्रुप्स और बैचेस। और प्रोसेस कॉस्टिंग में मास प्रोडक्शन, यानी कि अभी चल रही है प्रोडक्शन, अभी वो प्रोडक्ट बनानी है। कॉस्टिंग यूनिट्स, ईच जॉब ऑर्डर इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट। जॉब कॉस्टिंग में हर यूनिट को, ईच जॉब को, ऑर्डर को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। इसमें बल्क में हम लोग बनाते हैं तो बैच ऑफ प्रोडक्ट्स को ट्रीट किया जाता है एज अ यूनिट। एक बैच को एक यूनिट ट्रीट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग है, ईच प्रोसेस या स्टेज को हम इसके यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। जॉब कॉस्टिंग में एग्जांपल है जैसे आप कस्टम करवा रहे हो, कस्टमाइज करवा रहे हो फर्नीचर, बिल्डिंग, टेलर मेड क्लोथ्स, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सेकंड है उसमें आप बैच ऑफ शूज़, कुकीज़, टॉयज़ या गारमेंट्स जैसे बल्क में बनते हैं जो। और प्रोसेस कॉस्टिंग में सीमेंट, ऑयल, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील प्रोडक्शन, जो आप प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू करवाते हो। प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है? वन ऑफ प्रोडक्शन टेलर फॉर ईच कस्टमर। वन ऑफ होता है, ये ग्रुप में प्रोडक्शन बनती है और ये कंटिन्यूसली प्रोडक्शन प्रोसेस चलता ही रहता है। कॉस्ट कैलकुलेशन, इसकी कॉस्ट आर ट्रेस टू ईच जॉब,
जॉब, ईच जॉब की कॉस्ट हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। इसमें हम लोग टोटल कॉस्ट बैच की कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड करके यूनिट्स की कॉस्ट निकालते हैं। इसमें कॉस्ट आर स्प्रेड ओवर द होल प्रोसेस से कॉस्ट स्प्रेड की जाती है। स्टेज कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन किया जाता है टोटल कॉस्ट से देन डिवाइड करके। फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब कॉस्टिंग वेरी फ्लेक्सिबल है, ईच जॉब यूनिक्स होती है, ठीक है। बैच कॉस्टिंग मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें थोड़ी एज द बैच, क्योंकि पूरा बैच होता है इसमें। और थर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग ये थोड़ी स्टैंडर्डाइज होती है प्रोडक्शन, और मिनिमल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इंडस्ट्रीज, इसमें जो जॉब कॉस्टिंग में इंडस्ट्रीज कौन सी आती है? कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग, शिप बिल्डिंग, कंसल्टिंग। और इसमें बैच में बेकरीज, गारमेंट, फैक्ट्रीज बाय मैन्युफैक्चरर, टॉय मैन्युफैक्चरर्स। और थर्ड वाले में ऑयल रिफाइनिंग, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज आती हैं। नेक्स्ट कॉस्टिंग रिकॉर्ड। जॉब कॉस्टिंग में ईच जॉब के खुद की कॉस्ट शीट होती है। बैच कॉस्टिंग में हर बैच की कॉस्ट शीट होती है। और प्रोसेस कॉस्ट में प्रोसेस कॉस्ट शीट्स को मेंटेन किया जाता है ईच प्रोसेस और स्टेज के लिए। कॉस्टिंग मेथड, डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेस की जाती है ईच जॉब की। टोटल बैच कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है यहाँ पे। प्रोसेस में कॉस्ट एक्यूमुलेटेड, ईच प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। एग्जाम्पल दी गई है कॉस्ट शीट की। जॉब कॉस्ट, जो जॉब कोस्ट शीट है कस्टम फर्नीचर के लिए होती है। बैच कोस्ट शीट फॉर अ बैच ऑफ कुकीज़, प्रोसेस कोस्ट शीट फॉर अ केमिकल प्रोडक्शन स्टेज, या आप बोल सकते हो फूड वगैरह जो भी है। यहाँ पे कुछ की डिफरेंसेस दिए हैं जो आप लोग रीड कर सकते हैं। जॉब, बैच और उसके 3 पॉइंट दिए गए। नेचर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्टिंग यूनिट, कॉस्ट कैलकुलेशन और इंडस्ट्रीज। तो आप लोग इनको रीड कर लीजिएगा, ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन की दी गई है कंक्लूजन। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, जिसको डील करना, डीलिंग विद जॉइंट प्रोडक्ट्स। मेंशन द वेरियस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स। गाइस एक बात ना ध्यान में रखना, मोस्टली जो थ्योरी के क्वेश्चन पिकअप हुए हैं वो फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स हैं। मैंने उससे 1 साल पीछे के भी देखे, थोड़े से मिलते जुलते हैं, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत कम रिपीटेड है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो पहला क्वेश्चन था वो शायद 2-3 बार रिपीट भी हुआ है, बट बाकी कोई क्वेश्चन जल्दी रिपीटेड नहीं है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ अगर थ्योरी करके जा रहे हो तो 100% करके जाना, या प्रैक्टिकल अकेला करके जा रहे हो तो 100% करना। अगर दोनों करके जाओगे तो बेस्ट रहोगे, ठीक है। ये करो कि थ्योरी तो करो, पर सेफ साइड के लिए 1-2 चैप्टर्स जो पक्के पक्के आने वाले हैं प्रैक्टिकल्स के भी हाथ लगा के जाओ, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होती है। बाकी आपकी टोटल इच्छा है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स इन डीलिंग विद जॉइंट प्रोडक्ट्स। मेंशन द वेरियस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट। बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जॉइंट प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल से जॉइंट प्रोडक्ट यानी कि बल्क ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, बट उनका प्रोसेस डिफरेंट है, उनकी वैल्यू डिफरेंट है, उनकी कॉस्ट डिफरेंट है। सो द बेसिक प्रॉब्लम जब हम जॉइंट प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं कि हम उसकी कॉस्ट को कैसे डिवाइड करें, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, सबकी वैल्यू और कॉस्ट अलग अलग आ रही है। सिंस द प्रोडक्ट्स वो बने प्रोड्यूस इकट्ठे ही हुए हैं, बट उनको फिगर आउट करना कि किसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, किसको कितनी कॉस्ट असाइन करने एज अ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो द मेन प्रॉब्लम इज द जॉइंट कॉस्ट आर इंकर बिफोर द प्रोडक्ट आर सेपरेटेड। उनको सेपरेट करने से पहले कॉस्ट बहुत प्रॉब्लम आती है। सो द कंपनीज एक फेयर वे चाहती हैं जिसकी हेल्प से वो कॉस्ट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। द वे कॉस्ट आर डिवाइडेड अफेक्ट, जिस तरीके से कॉस्ट डिवाइड की जाएगी वो प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करेगी इस प्रोडक्ट की, जो प्राइसिंग और बिजनेस के डिसीजन को भी असर डालेगी। सो मेथड्स क्या हैं कि कैसे जॉइंट प्रोडक्ट में आप कॉस्ट को अकाउंट कर सकते हो। सेवरल मेथड्स का यूज़ किया जाता है जॉइंट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए। सबसे पहला है फिजिकल यूनिट मेथड। ये मेथड एलोकेट करता है जॉइंट कॉस्ट को बेस्ड ऑन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, कि उसकी कितना वेट है, कितना वॉल्यूम है, कितनी यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल इफ 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है, तो 60 kg प्रोडक्ट ए में लगा है और 40 kg प्रोडक्ट बी में लगा है, तो कॉस्ट उसी अकॉर्डिंग डिवाइड होगी, 60:40 रेशो, फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बनाने में कितनी लगी है। सिंपल एंड ईजी है इसको अप्लाई करना, बट डिसएडवांटेज क्या है कि इसको हम लोग इसमें अपने प्रॉफिट को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड। ये कैसे वर्क करता है? दिस मेथड, ये जो जॉइंट कॉस्ट अमाउंट है उसको एलोकेट करता है बेस्ड ऑन द सेल्स वैल्यू। पॉइंट की हेडिंग देखो, उसी के बेस पे उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। दिस मेथड एलोकेट जॉइंट कॉस्ट बेस्ड ऑन द सेल वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट एट द पॉइंट जहाँ पे वो सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, वो सेल हो रहा है $10,000 का, और प्रोडक्ट बी है वो $5,000 का सेल हो रहा है। दैट इज द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब जॉइंट कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे? तो हम लोग जिस प्राइस पे वो सेल हो रहा है उसी प्राइस पे उसको स्प्लिटेड कर देंगे। 10:5 है तो 10:5 की रेशो बना देंगे, 2:1 की रेशो बन जाएगी, उसी में हम लोग उसकी जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। ये रिफ्लेक्ट करेगा मार्केट की वैल्यू को प्रोडक्ट की। और डिसएडवांटेज क्या है कि सेल वैल्यू में नॉट ऑलवेज भी ईजी टू डिटरमाइन, इसको ईजी डिटरमाइन करना कई बार ईजी नहीं होता। थर्ड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये मेथड जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करता है ऑन द बेस्ड ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। एग्जाम्पल देखो, अगर प्रोडक्ट ए की
फाइनल सेल्स वैल्यू $8,000 है और प्रोडक्ट बी की फाइनल सेल्स वैल्यू $12,000 है आफ्टर प्रोसेसिंग, तो जॉइंट कॉस्ट उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये मेथड के एडवांटेज क्या है कि ये मेथड अकाउंट करता है बोथ मार्केट वैल्यू और जो उसकी एडिशनल कॉस्ट हुई है आफ्टर। ऊपर वाला कला मार्केट वैल्यू सेल्स प्राइस पे था, ये मार्केट वैल्यू और एडिशनल कॉस्ट दोनों को लेके चलता है, नेट रिलायबल वैल्यू। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें रिक्वायर होता है एस्टिमेट फॉर द फाइनल सेलिंग प्राइस, क्योंकि फाइनल सेलिंग प्राइस तो हमें पता नहीं है, तो एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतने का सेल हो सकता है, विच कैन बी डिफिकल्ट। ठीक है, फोर्थ वन कांस्टेंट ग्रोस मार्जिन मेथड। ये मेथड एलोकेट करता है इन सच अ वे ईच प्रोडक्ट हैज़ द सेम ग्रोस मार्जिन। उसके बेस पे ये कॉस्ट को एलोकेट करता है, इंश्योर करता है कि सभी प्रोडक्ट्स की जो जनरेट करते हैं सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जैसे कि इफ अ प्रोडक्ट ए has a higher selling price than product B, the joint cost will be divided to ensure कि both products earn the same profit margin। ये मतलब कहता है कि दोनों में इक्वल प्रॉफिट ही अर्न किया है, कोई डिफरेंट नहीं है। बट जब उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, उसका सेलिंग प्राइस कम है, तो ये चीज़ तो हमें देखनी पड़ेगी ना। बट ये क्या मेथड कहता है कि कांस्टेंट ग्रोस मार्जिन, दोनों का मार्जिन तो सेम ही होगा ना, मार्जिन को निकाल के जो उसका डिफरेंस है उसके बेस पे आप लोग कॉस्ट डिसाइड कर लो। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि इक्वल प्रॉफिटेबिलिटी है। पर ये मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रू नहीं हो सकती, इसकी ऑलवेज रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, आपको सही सोल्यूशन नहीं दे सकती। फिफ्थ वन सेटअप मेथड। दिस मेथड कंबाइन एलिमेंट ऑफ बोथ फिजिकल यूनिट मेथड और सेल यूनिट एट स्प्लिट ऑफ मेथड। इनिशियली जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं बेस्ड ऑन जो भी उसके फिजिकल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, देन जो रिमेनिंग कॉस्ट है उसको एलोकेट करते हैं सेल वैल्यू मेथड के बेस पे। एडवांटेज क्या है कि ये ऑफर करता है आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिंप्लिसिटी और वैल्यू बेस्ड एलोकेशन का। बट डिसएडवांटेज क्या है कि ये भी मोर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको अप्लाई करना और केयरफुल जजमेंट की ज़रूरत होती है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाता है यहीं पे कंक्लूड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि 2023 में आया था। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन, विच मेथड वुड यू सजेस्ट एंड वाई। कौन सा मेथड आप सजेस्ट करेंगे कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए। कॉस्ट डिटर्मिनेशन मीन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट या सर्विस या जॉब, कॉस्ट को डिटरमाइन करना। ये हेल्प करती है बिजनेसेस की कि आप सेलिंग के प्राइस को फिक्स कैसे करोगे, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करोगे, प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज करोगे। क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता, आपने कॉस्ट ही नहीं किसी प्रोडक्ट की डिटरमाइन की, तो आप उसका सेलिंग प्राइस नहीं ना फाइंड आउट कर सकते। सो डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिसकी हेल्प से वो कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं कि ईच प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आई। वेरियस मेथड है, सबसे पहला मेथड है जॉब कॉस्टिंग मेथड। इस मेथड के अंदर कॉस्ट को सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है ईच जॉब के लिए। ये मेथड कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड जब प्रोडक्ट्स आर मेड बेस्ड ऑन कस्टमर ऑर्डर। जब प्रोडक्ट्स कस्टमर के ऑर्डर के बेस पे बनाए जाते हैं, इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एग्जांपल जैसे फर्नीचर मेकिंग, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, तब हम लोग ईच प्रोडक्ट जो ऑर्डर है उसकी कॉस्ट को निकालते हैं, ईच जॉब की कॉस्ट को निकालते हैं। फीचर क्या है, ईच जॉब की उसकी खुद की ओन शीट बनेगी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को सेपरेटली चार्ज किया जाएगा। सेकंड होता है बैच कॉस्टिंग, मीनिंग कॉस्ट को हम लोग एक बैच आइडेंटिकल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे सिमिलर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा बनाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे बिस्किट्स की प्रोडक्शन हो रही है या कहीं टॉय मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट आर फाउंड फॉर अ होल बैच, और कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं टोटल बैच कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करके। थर्ड टाइप क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस इन प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी। व्हेन प्रोडक्शन इज कंटिन्यू एंड प्रोडक्ट पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे ऑयल रिफाइनिंग या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग या केमिकल इंडस्ट्रीज, कॉस्ट को ईच प्रोसेस के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया जाता है, सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होती है। फोर्थ वन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन या लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिज बनाना, सड़कें बनानी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे फीचर्स क्या है, कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है ईच कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सेपरेटली, पेमेंट्स रिसीव होती हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। फिफ्थ वन ऑपरेशन कॉस्टिंग, यानी कि सर्विस कॉस्टिंग। कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है कि क्या सर्विसेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं, इसका कहाँ यूज़ होता है, सर्विसेज इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, हॉस्पिटल्स या होटल्स। फीचर क्या है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विसेज को यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक कॉस्ट पर पैसेंजर कितने किलोमीटर आई, पर डे कॉस्ट कितनी आई। ठीक है, पर बेड की पर डे बेड की कितनी कॉस्ट आई। सिक्स यूनिट कॉस्टिंग, यानी कि आउटपुट की कॉस्टिंग, कॉस्ट को पर यूनिट ऑफ आउटपुट के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, जैसे कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मिल्स, माइनिंग्स। इसके फीचर क्या है कि इसको समझना सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें भी आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकती हो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल कॉस्टिंग, कंपोजिट कॉस्टिंग, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है टू और मोर कॉस्टिंग मेथड्स का, जहाँ पे प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स और उनको डिफरेंट प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। एग्जांपल जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कितने डिफरेंट आपके मेथड्स लगते हैं, एयरप्लेन्स, कंप्यूटर, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉस्टिंग मेथड्स में।
सो सजेशन है कि किस मेथड को आप रेकमेंड करोगे और क्यों करोगे। यहाँ पे हम लोग प्रोसेस कोस्टिंग को सजेस्ट कर रहे हैं। रीज़न, इट इज़ बेस्ट फॉर इंडस्ट्रीज विद कंटिन्यूस प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी एक मेथड अपने तरीके से, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपने दिमाग से सजेस्ट करना है और क्यों कर रहे हो वो रीज़न बतानी है। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोसेस कोस्टिंग को किया है। ये एक बेस्ट मेथड है फॉर इंडस्ट्रीज, ताकि क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन करता रहता है। ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इसकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालना ईजी है। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सूट करता है। ठीक है, जहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और ये हेल्प करता है फाइंड आउट करने में एफिशिएंसी ऑफ ईच प्रोसेस की सेपरेटली फाइंड आउट करने में आपको मदद करता है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक शुगर की फैक्ट्री है। शुगर पासिस थ्रू मैनी प्रोसेसेस, लाइक उसको क्रश किया जाता है, बॉयल किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो प्रोसेस कोस्टिंग आपको फाइंड आउट करने में, कोस्ट एच ईच स्टेप फाइंड आउट करने में मदद करेगी। और इसी के साथ क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। लास्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, इसके नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन क्या है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगी, वेरियस एरिया 2022 और 2021 रिपीटेड। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, कंट्रोलिंग, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस सो दैट जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स बिना अपनी क्वालिटी को गिराए, क्वालिटी को कम किए ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाए। सिंपल वर्ड्स में, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेज बिजनेस एक्सपेंसेस प्रॉपरली, ताकि कंपनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक पाए और प्रॉफिट्स बना पाए। कॉस्ट को मैनेज करके चलना बिना क्वालिटी को नीचे गिराए। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड है एस्टिमेट करना, बजटिंग करना, कंट्रोलिंग करना, मॉनिटर करना, डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू जो भी हमारी कॉस्ट लगती है। अब कॉस्ट मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है? कॉस्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टुडे बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। प्राइजेस बढ़ रहे हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों हमें कॉस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव करने के लिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिके रहने के लिए, अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपरली अपने सभी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए और बेटर प्लानिंग करने के लिए फ्यूचर के लिए। सो इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट मैनेजमेंट की इन इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल में? इंपॉर्टेंस कॉस्ट मैनेजमेंट की क्या है कॉस्ट को रिड्यूस और कंट्रोल करने में? ये आपको कॉस्ट को प्लान करने में मदद करती है बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट या प्रोडक्शन। कॉस्ट मैनेजमेंट आपको मदद करेगी जिसके थ्रू आप एस्टिमेट कर पाओगे कि कितनी कॉस्ट लगेगी, आप बजट बना पाओगे। ये इंश्योर करेगी कि आप प्रॉपर प्लानिंग करो जिसकी वजह से आप ओवर स्पेंडिंग को कहीं ना कहीं अवॉइड कर पाओगे। सेकंड, कंट्रोल करेगी आपके वेस्टेज को बाय कंटिन्यूसली। आप जब अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर कर रहे हो तो कॉस्ट मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगी कि आप वेस्टेज कम करो, मटीरियल्स की, टाइम की, मनी की। थर्ड, आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगी, आपको मोटिवेट करेगी आपके स्टाफ को कि आप इफेक्टिवली वर्क करो, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करो एंड लीडिंग टू ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन। फोर्थ, आइडेंटिफाई करेगी कॉस्ट सेविंग की अपॉर्चुनिटीज़ को। कॉस्ट मैनेजमेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई एरियाज जहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस होगी बिना आपकी क्वालिटी को इफेक्ट करें। ठीक है, ऐसे एरियाज आपको ढूंढ के देगी जहाँ पे आपकी क्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, आपकी क्वालिटी को मेंटेन करेगी। हेल रिड्यूसिंग कॉस्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट इंश्योर करेगी कि जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, सिक्स वन, इंश्योर करेगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। मैनेज करेगी कॉस्ट को इफेक्टिवली कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनी रहे, किसी भी तरह की डिफरेंट मार्केट की कंडीशंस में डिफिकल्टी आती है तो आप स्ट्रांगली मार्केट में टिके रहो। अब कॉस्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से एरियाज हैं? डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले मटीरियल की कॉस्ट मैनेजमेंट करनी, फोकस करना कि कितना मटीरियल बाय किया है एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल करना, मेथड्स का यूज़ करना ताकि मटीरियल की वेस्टेज कम हो। सेकंड, लेबर की कॉस्ट मैनेजमेंट करना, हेल्प करना इन ऑप्टिमाइजिंग मैन पावर बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करके, रिड्यूस करना उनका ओवर टाइम और अननेसेसरी लेबर की कॉस्ट को। थर्ड, कॉस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व कंट्रोलिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट जो लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, टेलीफोन बिल्स, हेल्प्स इन सेविंग कॉस्ट और यूटिलिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फोर्थ, प्रोडक्शन कॉस्ट मैनेजमेंट, फोकस करना स्ट्रीमलाइनिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस पे ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओ। इंट्रोड्यूस करना टेक्निक्स लाइक ऑटोमेशन, लीन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस इंप्रूवमेंट को ताकि प्रोडक्शन की कॉस्ट कंट्रोल हो पाए। फिफ्थ, मार्केटिंग और सेलिंग की कॉस्ट को मैनेज करना, कंट्रोल करना कॉस्ट रिलेटिंग टू एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योर करना कि मैक्सिमम रिटर्न्स आए आपको मार्केटिंग के एक्सपेंसेस के ऊपर। सिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट मैनेजमेंट, मैनेज करना जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड इनोवेशन। इनकरेज करना कॉस्ट इफेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को। सेवंथ, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मैनेजमेंट, कंट्रोल द कॉस्ट रिलेटेड टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल फीसेस लाइक बैंक चार्जेस एक्सेट्रा। हेल्प करना कि ओवरऑल रनिंग कॉस्ट आपकी कम रहे, उसको कम रखने में कोशिश करना। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंक्लूड। इसके बाद यूनिट 1 के 2024 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं अब आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1, ठीक है, 2024 के। तो जो क्वेश्चन आए अगर आप लोगों की बुक्स में अगर चैप्टर की एग्जांपल्स आपको मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के पास सोल्यूशन होंगे। ठीक है, मुझे कुछ क्वेश्चन लग रहे हैं जो आपकी बुक्स की एग्जाम्पल्स के हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको चेकआउट जरूर करिएगा। ये 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे यूनिट 1 के। अब 2023 के क्वेश्चन देखते हैं जो आए थे एग्जाम में। तो ये 2023 में क्वेश्चंस आए थे इन द प्रोसेस वाई 75 यूनिट वाला, और उसके बाद द फॉलोइंग स्टेजेस 8 नंबर वाला क्वेश्चन। ये 2023 के दोनों क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद 2022 के क्वेश्चंस, लास्ट 3 ईयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ। कपूर एंड कंपनी वाला क्वेश्चन है।
ठीक है। उसके बाद सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी पासिस थ्रू, ये हमने शायद ऊपर भी देखा, उसी से मिलता जुलता है। तो प्रोसेस कोस्टिंग के ये क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक्स में ज़रूर चेक करिएगा, आप लोगों को इसके शायद सोल्यूशन मिल जाएँ। अदरवाइज़ अगर किसी आपके फ्रेंड के पास फाइनल टच है तो आप लोग उससे सोल्यूशंस ले सकते हो। उससे भी बात नहीं बनती है तो आप लोगों को फिर तो खुद ही चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी एक सलाह होती है कि अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहा पेपर में, फिर भी आप उसको अटेम्प्ट ज़रूर करके आएँ, क्योंकि आपको पता है स्टेप मार्किंग प्रैक्टिकल की जितनी आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी ना, थ्योरी का उतना आप अगर 8 टू 9 पेजेस भी अटेम्प्ट करोगे उतनी आप सिर्फ हाईएस्ट ही ला पाओगे। तो प्रैक्टिकल को मेरी प्रेफरेंस हमेशा रहती है, बट मेरे पास इस टाइम बुक्स नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देती। बट फिलहाल एट द टाइम जैसे बोल सकते हैं कि एग्जाम्स पास में हैं, तो आप लोगों के अगर किसी भी फ्रेंड के पास फाइनल टच है तो उसको अरेंज करने की कोशिश करें, अपने ग्रुप में डिस्कस कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लें, कॉलेज में टीचर से इनके सोल्यूशन ले सकते हो। ऐसे तो कॉलेजेस अब बंद हो चुके होंगे आपके, बट ट्राई करें कि आप लोगों इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, गूगल यूट्यूब कहीं पे भी इसको कॉपी पेस्ट करके ट्राई करें, अगर आपको आंसर मिल जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। यूनिट 2 की वीडियो आपको कैसे देखने को मिलेगी आप सबको पता है, उसके लिए छोटा सा सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है जिसको आप लोगों को सिंपली ज्वाइन कर लेना है। 59 रुपीज़ फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए आप कोई भी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।